नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के नामांकन के लिए आज बुधवार 20 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। बता दें कि इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। वहीं बिहार में होली के चलते नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। बता दें कि पहले चरण में तमिलनाडु की सबसे अधिक 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर मतदान होगा। कल मंगलवार को हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी, इसलिए आज फिर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की 45 सीटों पर दोबारा मंथन होगा, क्योंकि कल मंगलवार को 11 राज्यों की करीब 85 लोकसभा सीटों पर चर्चा होनी थी, लेकिन केवल 40 सीटों पर ही बात बन पाई। इसलिए बाकी बची सीटों पर आज चर्चा होगी और इसके बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है। बता दें कि अब तक कांग्रेस 2 लिस्टों में अपने 82 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 39 और दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 6 लोकसभा सीटों को आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित कर दिया है। आयोग की तरफ से राज्य एवं केंद्र की जांच एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन सीटों पर लगातार निगरानी रखें। ये 6 निर्वाचन क्षेत्र दार्जिलिंग, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, आसनसोल, बनगांव और कोलकाता उत्तर है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इन निर्वाचन क्षेत्रों से जांच एजेंसियों ने भारी मात्रा में पैसा जब्त किया था। यहाँ से बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां भी जांच अधिकारियों के हाथ लगी थीं। यही वजह है कि पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए इन निर्वाचन क्षेत्रों को वित्तीय रूप से संवेदनशील घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि इस लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद वरुण गांधी को टिकट मिलने पर सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार उनका टिकट काट सकती है। वहीं खास बात यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलायंस ने भी इस सीट से अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को पाले में लाने की कोशिश कर सकती है। इस बीच मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद वरुण गांधी को टिकट दिए जाने की अटकलों को और हवा मिल गई है। कैश फॉर क्वायरी के आरोपों के चलते संसद की सदस्यता से निलंबित की गई टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कल मंगलवार को लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामले में सीबीआई केस दर्ज करने और उन पर लगे आरोपों की जांच का आदेश दिया है। लोकपाल ने एक आदेश जारी करते हुए सीबीआई से कहा कि वो जांच पूरी कर 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे। आदेश में कहा गया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी जानकारी का मूल्यांकन करने और उस पर विचार करने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप, जिनमें से अधिकांश में ठोस सबूत हैं, खासकर उनके पद को देखते हुए बेहद गंभीर हैं। इसलिए हमारी राय में सच को साबित करने के लिए इस मामले की गहन जांच जरूरी है। आयकर विभाग ने एक रिपोर्ट जारी कर जानकारी दी है कि इस बार प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20% की बढ़ोतरी हुई है। आयकर विभाग के मुताबिक 17 मार्च तक लगभग 18,90,000 करोड़ जमा हो चुके हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 17 मार्च तक जमा हुए प्रत्यक्ष कर का आंकड़ा 15,76,776 करोड़ था। लेकिन इस बार इसमें 19.88% का उछाल देखा गया और सरकार के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर का संग्रह 19.45 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर सकता है।
राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एनडीए में शामिल होने की चर्चा और तेज हो गई है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि राज ठाकरे ने कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे अमित ठाकरे भी उनके साथ मौजूद थे, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि राज ठाकरे ने अब तक इस मुलाकात को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन वहीं उनके पार्टी के नेता बालानंद गांवकर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि सकारात्मक चर्चा हुई और अगले 2-3 दिनों में फैसला लिया जाएगा। मैं नहीं बता सकता कि कितनी सीटों की डिमांड की गई है, लेकिन सभी मांगों को लेकर सकारात्मक बात हुई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को एहसास हो गया कि महाराष्ट्र में उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला। महाराष्ट्र के लोग ठाकरे के नाम पर वोट करते हैं। इसी वजह से भाजपा आलाकमान ठाकरे के नाम को चुराने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले उन्होंने बाल ठाकरे की तस्वीर चुराई और एकनाथ शिंदे को अपने पक्ष में कर लिया। इससे काम नहीं हुआ तो वे अब एक और ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में मैं और मेरे लोग काफी हैं। बता दें कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। चुनाव आयोग ने एक बार फिर 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदल दिया है। बता दें कि सोमवार को ही चुनाव आयोग ने डीजीपी राजीव कुमार की जगह विवेक सहाय को नया डीजीपी नियुक्त किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही विवेक सहाय की जगह अब संजय मुखर्जी को डीजीपी बनाने का निर्देश दिया गया है। आयोग की ओर से मंगलवार को मुख्य सचिव बीपी गोपालिका को भेजे पत्र में यह आदेश दिया गया। इस बीच राजीव कुमार को राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भाजपा सांसदों के खिलाफ आरोप पत्र लाने की बात कही है। उन्होंने कल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा के सांसदों ने 10 साल के दौरान कोई काम नहीं किया। इस कारण भाजपा ने अपने ही 6 सांसदों के टिकट काट दिए और अब कांग्रेस बीजेपी सांसदों के कामकाज के संबंध में आरोप पत्र जारी करेगी, जिससे जनता को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपाई 100 दिनों की कार्य योजना बताकर जनता को गुमराह करने की बजाय अपने सांसदों के कामकाज का ब्यौरा दें। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज एम.के. नागपाल का ट्रांसफर हो गया है। अब उनकी जगह जज कावेरी बावेजा मामले की सुनवाई करेंगी, जिन्होंने 2014 उबर बलात्कार मामले की सुनवाई की थी और 2015 में एक उबर ड्राइवर को 25 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार शाम को 2 मासूमों की हत्या कर दी गई। बंडी चौक से चंद कदमों की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले का एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और बच्चों की हत्या की घटना के बाद मौके पर तनाव व्याप्त है। भीड़ ने बदायूं शहर में जमकर हंगामा और आगजनी की। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद बदायूं के डीएम मनोज कुमार और बरेली आईजी डॉक्टर राकेश सिंह सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। बदायूं डीएम के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डीएम मनोज कुमार का कहना है कि अभी तक हत्या के कारण का पता नहीं चल सका, यह जांच का विषय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आक्रोशित भीड़ को मौके से हटा दिया गया है। अपकमिंग आईपीएल सीजन में पिच पर वापसी के लिए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें कि पंत पिछले साल रुड़की में एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से चोटिल हुए थे, जिस कारण वह पिछले आईपीएल सीजन में नहीं खेल सके। लेकिन इस साल 2024 में वह पिच पर वापसी करेंगे और दिल्ली कैपिटल्स टीम की कप्तानी संभालेंगे। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार रात इसकी घोषणा की। वहीं इससे पहले आईपीएल सीजन 2023 में डेविड वार्नर ने दिल्ली की कमान संभाली थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गजा में गंभीर खाद्य संकट को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा कि गजा की 20 लाख की आबादी पर गंभीर खाद्य संकट का खतरा मंडरा रहा है। वहीं गजा में काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने कहा है कि मई तक अगर युद्ध ना रुका और गजा में जरूरी मात्रा में राहत सामग्री ना पहुंचाई गई तो गजा भीषण भुखमरी का सामना कर सकता है। स्टॉक मार्केट आज बुधवार 20 मार्च को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,900 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स
72,200 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 736 अंक नीचे 72,012 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 100 अंक उछलकर 46,550 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।